Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of BOM, that is Basics of Management, and that जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द एटीट्यूड, अबाउट द वर्क कल्चर, कि वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, एटीट्यूड क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द वैल्यूज़ एंड द एथिकल बिहेवियर की वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक पर्सन की लाइफ में वैल्यूज़ की क्या वैल्यू होती है, वैल्यूज़ होती क्या हैं, उनको हम कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज़ का मतलब है प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स या क्वालिटीज़ दैट यू कंसिडर डिज़ायरेबल। वैल्यू का मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड्स आपने अपनी लाइफ में सेट किए हैं अपने अकॉर्डिंगली, या जजमेंट है आपकी कि सही क्या है, गलत क्या है, गुड क्या है, डिज़ायरेबल क्या है। तो हमारे डिसीजंस और हमारे बिहेवियर्स जो हैं वो वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द पर्सनल जजमेंट। तो हर एक की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। वैल्यूज़ को अगर हम हिंदी में बोले तो उसूल कह सकते हैं उन्हें हम। प्रिंसिपल्स, हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारा लेवल क्या है, लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है। Knowing your personal values is very important because the values shape your personality. We make decisions and choose behaviors, friends, employment and entertainment based on our वैल्यूज़। हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं, जो बिहेवियर्स, किस तरह से किस सिचुएशन में कैसे वर्क करना है, वो जो बिहेवियर्स हम लोग चूज़ करते हैं, फ्रेंड्स को चूज़ करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को, एंटरटेनमेंट को चूज़ करते हैं, दे आर ऑल बेस्ड अपॉन आर वैल्यूज़। और जो एथिक्स हैं, दे रेफर टू द कोड ऑफ कंडक्ट, दे चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट जो वैल्यूज़ होती हैं दे आर फॉरएवर। एथिक्स मीन्स आपने किस चीज़ को अपने हिसाब से सोचा है कि कैसे उसको परफॉर्म करना चाहिए, किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी को वैल्यू देना, तो दीज आर आर एथिक्स। लेकिन जो वैल्यूज़ हैं हमारी, वो कई बार हमारी, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, हमारे उसूल हैं जो जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, या जो पुश्तों से चले आ रहे हैं, हमारी संस्कृति, जो हमारे संस्कार हैं हमारे अंदर, उन्हें हम वैल्यूज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और उन वैल्यूज़ को जब हम शो करते हैं अपने बिहेवियर में, तो उन्हें हम बोलते हैं एथिक्स। हम कहते हैं कि अगर कोई पर्सन बड़ों से रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, छोटों से प्यार से बात कर रहा है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, सबके साथ प्यार से बात करता है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ एन एथिकल पर्सन, कि उसके अंदर एथिक्स है, उसके अंदर रिस्पेक्ट है। जैसे गर्ल्स को या लेडीज़ के साथ या वुमेन के साथ जब हम बात करते हैं, तो हमारा जो थोड़ा सा तरीका है वो अलग होता है। जब हम अपने फ्रेंड्स के बीच में होते हैं तो हमारा तरीका अलग होता है। लेकिन जो हमारे माइंड में किस तरह से बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ चल रही है, क्या हम दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हैं दूसरे पर्सन की, तो दीज आर बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन आवर वैल्यूज़। और जब वो वैल्यूज़ हमारे फेस पे, हमारी बातों में नज़र आती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एथिक्स। राइट। तो वैल्यूज़ ऑफ अ पर्सन जो है वो बेसिकली उसको मैनेज करने में, सेल्फ मैनेजमेंट में हेल्प करती है, सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। वी लिव आर लाइफ्स अकॉर्डिंग टू आर वैल्यूज़, उसके हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। वैल्यूज़ भी एटीट्यूड के जैसे ही होती हैं, बट एटीट्यूड जो है वो हमारा चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। जो है वो हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। लेकिन जो वैल्यूज़ हैं दे आर परमानेंट इन नेचर। वैल्यूज़ की एग्जांपल हैं रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, जो हमारे ब्लड में, जैसे हम कहते हैं एक पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, वो हमेशा सच बोलता है, वो हार्ड वर्किंग है, दीज आर हिज और हर वैल्यूज़। राइट। तो कोई पर्सन अगर झूठ बोल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे सही शिक्षा नहीं दी गई है। हो सकता है कि उसके कुछ सिचुएशंस ऐसी हों जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। राइट। तो वैल्यूज़ भी हम लोग कह देते हैं जनरली, अगर कोई पर्सन झूठ बोलता है तो हम कहते हैं इसके संस्कार ही ऐसे हैं। तो दीज आर बेसिकली द वैल्यूज़। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं उसकी? रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, फ्रेंडलीनेस, लव, ग्रैटिट्यूड, justice, respect for the authority, truthfulness, hard work. These all are the values, and these are the global benefits that guide actions
एंड जजमेंट अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, या सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू इज एन आइडियल एक्सेप्टेड बाय सम इंडिविजुअल और ग्रुप। कोई भी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स अगर किसी आइडियल सिचुएशन को, आइडियल थिंग को जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वैल्यूज, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पेशलिटीज क्या है वैल्यूज की? दे प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी, फ्यूअर इन नंबर दैन एटीट्यूड। वैल्यूज कम होती हैं हमारी बट एटीट्यूड के कंपैरेटिवली, बट दे आर रिलेटिंग permanent. They evaluates any decisions. They works as a guiding principles in life. They help in making access to any decisions about goals, priorities and necessities, राइट। तो स्पेशलिटीज़ क्या है? अगर हम में वैल्यूज़ होंगी तो हम सही तरीके से सही डिसीजन ले सकते हैं, हमारे जो लाइफ है उसे सही रास्ता दिखाने में, सही दिशा दिखाने में, गुड और बैड पाथ्स में से अपना पाथ चूज़ करने में हमें हेल्प करती हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं? ह्यूमन बीइंग हैज़ अ वैल्यू based on his needs, and the needs depend upon the basis of his वैल्यू सिस्टम। तो बेसिक नेसेसिटीज़ जो ह्यूमन बी की है, फूड, एयर, शेल्टर, क्लोथिंग, जब ये नेसेसिटीज़ सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर वो हायर नीड्स की तरफ सेटिस्फाई करने के लिए मूव ऑन करता है। एवरी पर्सन जो है वो सेम यही पाथ फॉलो करता है, वो अपने अंदर एक यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज़ को डेवलप करता है। लेकिन जब कोई पर्सन सक्सेसफुल होना चाहता है तो वो कौन सा रास्ता चुन रहा है? क्या वो नेगेटिव, गलत, शॉर्टकट पाथ चूज कर रहा है सक्सेस के लिए, या वो मुश्किल भरा, लंबा लेकिन सही रास्ता चुन रहा है अपनी सक्सेस को पाने के लिए? सो दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन दियर वैल्यूज ऑफ अ पर्सन। तो ये पर्सन टू पर्सन जो वैल्यूज हैं वो वेरी करती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि पर्सन का लाइफ स्टाइल कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, उसकी फैमिली कैसी होगी, उसकी सोसाइटी कैसी होगी, उसका नेशन कैसा है। सो दीज आर द मेन 6 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, जिन्हें हम लिखते हैं कि इंडिविजुअल वैल्यूज़, उसकी फैमिली वैल्यूज़, प्रोफेशनल वैल्यूज़, नेशनल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो ह्यूमन वैल्यूज़ को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो दीज आर 6 टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज। तो ये सबसे मोस्ट नेचुरल वैल्यूज होती हैं। एवरी चाइल्ड स्टार्ट्स विद इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज एंड ही वांट्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर सेल्फ। When the need of the child is not satisfied, he cries and does everything to get his needs satisfied. तो मतलब चाहे हम एक छोटे से बच्चे की भी बात करें तो उसकी भी एक इंडिविजुअल नीड्स होती हैं। तो वही उसकी वैल्यूज़ को डिसाइड करते हैं कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो कौन सा रास्ता चुनता है। अगर बच्चे की बात करें तो वो तो रोना शुरू करता है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे लेके दो, तो फिर भी वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं कि अपने आप को आप किस तरीके से मेजर करते हो, राइट। फैमिली वैल्यूज़ मीन्स फैमिली की बेसिक नीड्स, क्योंकि फैमिली ने सोसाइटी में रहना है। बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स, तो फैमिली हैज़ द राइट टू कंट्रोल अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एक फैमिली के अंदर हम लोग काम डिवाइड कर देते हैं कि जो फादर हैं वो लाइवलीहुड के लिए अर्न करते हैं, जो मदर है वो फैमिली की टेक केयर करती है, हाउस को क्लीन करती है, फूड को कुक करती है, बच्चों का ध्यान रखती है, राइट। जो चिल्ड्रन हैं दे गेट बेनिफिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, राइट। और जो फैमिली वैल्यूज हैं दे आर मेंटेन्ड बाय द ट्रेडिशन एंड द ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड रहती है वैल्यूज़। फैमिली में जो वैल्यूज़ होती हैं कि उनमें काम डिवाइड किया होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही सारे पर्सन जो हैं वो वर्क करते हैं, राइट। देन आर द प्रोफेशनल वैल्यूज। प्रोफेशनल वैल्यूज मीन्स जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो या कहीं पे बिजनेस कर रहे हो, तो लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए जब आप एक जगह पे वर्क करते हो तो वहाँ पे उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आप अपनी वैल्यूज़ को सेट करते हो। एक जज है या एक पॉलिटिशियन है, उसकी वैल्यूज़ अलग होती हैं, उसकी थिंकिंग लेवल्स डिफरेंट होते हैं, उन्होंने और तरीके से सोचना होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है कि उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने पेशेंट्स को रखना है और उनको ट्रीटमेंट देना है और उनको बचाना है किसी भी तरीके से। अगर आप टीचिंग वैल्यूज़ की बात करें टीचिंग प्रोफेशन के अंदर, तो उनका फर्स्ट जो मोटिव है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जो है एक अपग्रेडेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है,
जिससे कि वो अपना काम जो है वो प्रॉपरली कर पाए। राइट, तो दीज आर द प्रोफेशनल वैल्यूज कि प्रोफेशनली आप जहाँ भी जिस भी प्रोफेशन में वर्क कर रहे हो वहाँ पे डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, ये अपने माइंड में आपने बना के रखना है। क्या चीज़ें वहाँ पे करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, कौन सी काम नहीं करने हैं। तो दीज एवरीथिंग आर द प्रोफेशनल वैल्यूज। ऐसे ही नेशनल वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज मीन्स आपकी कंट्री की तरफ, आपके देश की तरफ आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ट्रेडिशन को बना के रखना, उसकी हिस्ट्री को पढ़ना, सुनना, शेयर करना, एक्सपीरियंस को शेयर करना, या जो जैसे जो बहुत एंशियंट हमने जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको सहेज के रखा हुआ होता है। राइट, और कोई भी गलत काम ना करना, कोई भी क्रिमिनल एक्ट्स को ना करना, दिस आर द नेशनल वैल्यूज। देन मॉरल वैल्यूज, दे आर पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय ट्रेडिशन कि आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो वी आर हैविंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन एंड बहुत सारी और कम्युनिटीज़ हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली उनकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। लेकिन एक्चुअली मॉरल वैल्यूज मीन्स एक पर्सन के अंदर ऑनर की, रिस्पेक्ट की, जस्टिस की, लॉयल्टी की, इन सब चीज़ों की कितनी वैल्यू है उसके अंदर, वो दीज आर बेसिकली द मॉरल वैल्यूज, जो कि उसे एक सही दिशा में, एक सही पाथ पे लेके जाने में हेल्प करती है। देन आर द स्पिरिचुअल वैल्यूज, दीज आर डिपेंडिंग अपॉन द एट्रीब्यूटेड टू द गॉड, कि आप किस चीज़ को मानते हो, किस भगवान को में बिलीव करते हो। बट साइंटिफिकली अगर हम लोग देखें तो देयर इज़ नो गॉड, गॉड देयर इज़ ओनली नेचर, दैट इज़ द सुपर पावर। राइट, और अगर नेचर में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं एक ह्यूमन बीइंग की तरफ से तो नेचर विल कम बैक। राइट, तो वो अपना जो है वो स्वरूप जो है वो दिखाई देती है, कभी फ्लड्स की फॉर्मेट में, कभी सुनामी की फॉर्मेट में, और आजकल ये कोरोना वायरस की फॉर्मेट में। तो दीज आर द स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कि एक पर्सन के अंदर अपने रिलीजन के लिए या नेशनैलिटीज़ के लिए कितनी फीलिंग्स हैं, कितनी रिस्पेक्ट है, कितना लव है उसके लिए। सो दीज आर द यूनिवर्सल वैल्यूज़ जो पर्सन के अंदर हैं और इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों वैल्यूज़ होनी चाहिए हमारे अंदर? दे help in understanding of attitude, they string motivators for the employees, they help employees in getting better decision making qualities, they provide code of conduct to the business, they make the policies and rules according to their values, coordination, goals को अचीव करने में हेल्प करती है, बेस्ट एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करती है अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है। देन दे affect the manager's decisions and his solutions to various products. Then values influence the attitude, behavior and all these things. एक पर्सन को राइट पाथ पे चलाने के लिए वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मेन चीज़ आपको समझ में आ गई कि वैल्यूज़ होती क्या है, हमारे उसूल हैं कि हमने किस तरह से अपने आप को चलाना है, घर में कौन से उसूलों को फॉलो करना है, बाहर प्रोफेशनली कौन से उसूलों को फॉलो करना है, मोरल वैल्यूज़ हमारी कैसी हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हमारी कैसी हैं। सो दीज आर ऑल द अबाउट द वैल्यूज़। उसके बाद आ गए हमारे एथिकल बिहेवियर। अब एथिकल बिहेवियर क्या होता है? जैसे मैंने बात की पहले, एथिकली जब हमारे अंदर वैल्यूज़ हैं तो जब हम उन वैल्यूज़ को शो करते हैं हमारे बिहेवियर के थ्रू, वो वैल्यूज़ हमारे अंदर है। राइट, हम सबकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, हम सबको, छोटो बच्चों को या किसी को भी दिल से प्यार करते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है। लेकिन हमारे बिहेवियर में अगर हमेशा हमारी नाक में गुस्सा रहेगा और हम किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, सो दोज वैल्यूज़ विल नॉट गेट अ शेप, तो वो हमें दिखाई नहीं देंगी। जब तक वो वैल्यूज़ हमारे बिहेवियर में नज़र नहीं आती तो वो वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं है। तो जब वो वैल्यूज़ को हम अपने बिहेवियर के थ्रू शो करते हैं तो उन्हें उसे हम बोलते हैं एथिकल बिहेवियर। दैट इज़ अ मॉरली एक्सेप्टेड बिहेवियर, that is accepted as good and right and opposed to the bad and wrong. तो ethical behavior क्या है? It is a standard that you hold, right? This is a standard that you hold inside yourself, the attributes of honesty, responsibility and how you treat
अदर्स। अगर रास्ते में बाय चांस आपके आगे कोई पर्सन जा रहा है और उसके कुछ जो पैसे हैं या उसका कोई कोई वॉलेट है या उसके कोई और बिलोंगिंग है वो कहीं पे गिर जाती है, या कोई पर्सन आपके पास बेंच पे बैठा हुआ है कहीं पार्क के अंदर और वो अपना कोई बैग या कोई छोटी सी बिलोंगिंग जो है वो अपनी वहाँ पे भूल जाता है, तो व्हाट डू यू डू, हाउ यू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट शोज योर वैल्यूज एंड योर एथिकल बिहेवियर। अगर आपकी वैल्यूज़ सही हैं, अच्छे तरीके से आपको संस्कार दिए गए हैं, तो आप क्या करोगे, आपका आपका रिस्पॉन्स क्या होगा उस सिचुएशन के अंदर, कि आप उस पर्सन को आवाज़ लगाओगे और उसकी बिलोंगिंग उसको पकड़ा दोगे, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई भी और चीज़ हो, राइट। और जिनकी वैल्यूज़ सही नहीं है वो लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को उठाएंगे और अपनी पॉकेट में डालेंगे एंड दे विल शो लाइक दिस बिलोंग्स टू अस ओनली, right? So this shows your ethical behavior and your values. तो ये चीज़ें आपके बिहेवियर के थ्रू डिस्प्ले होती हैं। एक्चुअली जो एथिकल बिहेवियर है, जो एनवायरनमेंट में आप लोग बिहेव करते हो, दैट रिप्रेजेंट्स हाउ यू हैव बीन ग्रोन अप। आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे बड़ा किया है। तो आप जो भी सोसाइटी के अंदर करते हो, अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप चोरी करते हो, अगर आप कुछ किसी के साथ कुछ गलत बिहेवियर करते हो, किसी को मारते हो या कुछ भी गलत वर्ड्स यूज़ करते हो, सो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी जो रिस्पेक्ट है उसे नहीं डाउन करती हैं, सिर्फ उसे डाउन नहीं करती हैं, इट शोज़ योर पेरेंट्स हैव नॉट ग्रोन यू अप इन अ राइट वे। तो ये चीज़ें आपके पेरेंट्स को जो है वो सुननी पड़ेंगी कि आपका बेटा या आपकी बेटी जो है वो इस तरह से बिहेव कर रही है या इस तरह से वो काम कर रहे हैं, दे आर नॉट एथिकली स्टेबल। आपने उनको कोई संस्कार नहीं दिए हैं, आपने उनको कुछ सिखाया नहीं है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी बात हो गई, लेकिन जो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पे आप एथिकली बिहेव नहीं कर रहे हैं, या कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं उनको अटेंड नहीं कर रहे हैं, या कोई काम आपको दिया गया है उसे आप टाइमली कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या कोई इन अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जो है वो फैला रहे हैं अपने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दिस इज कॉल्ड द अनएथिकल बिहेवियर। लेकिन आपको अगर अपनी वैल्यूज़ को शो करना है, देन यू हैव टू बिहेव एथिकली, और आपको डूज और डोंट्स को पता करके फिर उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करना पड़ेगा। देन मेथड्स फॉर एनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर, कैसे आप अपने एथिकल बिहेवियर को एनकरेज कैसे कर सकते हैं। जैसे मैनी ऑर्गेनाइजेशंस दे फील लाइक वर्कर्स जो हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं एथिकल बिहेवियर को। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको पता नहीं चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो व्हाट दे हैव टू डू फॉलोइंग आर सम स्टेप्स टू एनकरेज द एथिकल बिहेवियर। सबसे पहले क्या करना चाहिए, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनकरेजिंग वर्कर्स इज टू एस्टैब्लिश अ कोड ऑफ एथिक्स। सबसे पहले एक कोड ऑफ एथिक्स जो है उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए सारे एरियाज के अंदर, और सबको बताना चाहिए कि ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं, दिस यू हैव टू फॉलो। तो कोड ऑफ एथिक्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द वर्कर्स इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, ताकि वो इफेक्टिवली उस चीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें और फिर मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर सकें। फिर उस कोड ऑफ एथिक्स को इफेक्टिव वे में उसको इम्प्लीमेंट करना, इंडिविजुअली, ग्रुप वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज, हर एक तरीके से। और अगर उसको कोई भी फॉलो नहीं करता है, इसको सपोर्ट नहीं करता है, तो उसे पनिशमेंट देना। एंड देन these sanctions should be clearly understood by all the employees, और ये चीज़ें सारे एम्प्लॉयज़ को पता होनी चाहिए। देन टू encourage the ethical behavior in our employees, each of their ethical actions should be positively rewarded, और अगर कोई ethically behave करता है तो उसके लिए कोई ना कोई रिवॉर्ड जो है वो रखना चाहिए, ताकि वो और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ भी और वो सारे थोड़े मोटिवेटेड रहें, राइट। देन इम्पॉर्टेंस क्या है एथिकल बिहेवियर की, अगर ऐसा एथिकल बिहेवियर सारे एम्प्लॉयज़ के अंदर होगा तो आपका बिजनेस जो है वो बहुत ग्रो करेगा, टीम वर्क प्रमोट होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, करियर प्रोग्रेस करेगा, एक पर्सन की लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी एंड मूव टुवर्ड्स अ परफेक्ट लाइफ, और बेटर डिसीजन मेकिंग में भी ये
हेल्प करेगा। ऐसे ही बिहेवियर साइंस एक टॉपिक है हमारा। बिहेवियर साइंस क्या होती है? जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं जो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, एंड दे वर्क टुगेदर। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू गेट मैक्सिमम एफर्ट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए होता है कि सारे एम्प्लॉयज जो है वो मैक्सिमम एफर्ट करें, राइट। तो ह्यूमन बींग्स के एफर्ट्स जो है वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं, और हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जनरली हम कंफ्यूज करते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन की साइकोलॉजी के साथ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बिहेवियर साइंस के साथ। ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर जो है उसको बिहेवियर साइंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसका मतलब साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस हैं बिहेवियर साइंस की, कि किस तरह से आपका जो पर्सन है वो बिहेव करता है। जब हम कंपनी के अंदर वर्क करते हैं विद और विदाउट पीपल, अगर विदाउट पीपल देयर विल बी नो ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो कंपनी के में अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो वी वर्क विद पीपल, राइट। तो हर एक पीपल, जो हर एक लोग जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनका जो बिहेवियर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, दो तरीके से स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल बिहेवियर और एक ग्रुप बिहेवियर। तो इंडिविजुअल बिहेवियर मीन एक पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कैसा है, एक गिवन एनवायरनमेंट में वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी पर्टिकुलर उसके मोटिव्स क्या है, उसका एम्बिशन क्या है, उसकी एबिलिटी, सॉरी, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी परसेप्शंस क्या है। सो द मेन फोकस ऑफ बिहेवियरल साइंस इज ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर। वो एक इंडिविजुअल पर्सन को चेक करने चेक करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से चेक करते हैं, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको उस तरीके से अ, जो है मोटिवेट करें, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली मोटिवेट करें, ताकि उन्हें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। तो नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर्स। तो इंडिविजुअल के बिहेवियर सबके अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे आपके इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आ गए पर्सनल फैक्टर्स। उसमें क्या है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या है। तो दीज आर द पर्सनल फैक्टर्स। अगर वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, या उसके अंदर कोई कमी है, या कोई कुछ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं, तो ये चीज़ उसके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसकी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, राइट, उसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, न्यूट्रल है, कैसा एटीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं, राइट। देन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो पर्सन काम कर रहा है, कोई भी एक पर्सन काम कर रहा है, वहाँ पे उसको फिजिकल फैसिलिटीज़ कैसी मिली हुई हैं, उसके लीडर्स कैसे हैं, कैसी लीडरशिप मिल रही है उसे, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड सिस्टम कैसा है। इन चीज़ों पे भी बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी टाइम पे मिल रही है, फिजिकल फैसिलिटीज़ सारी मिल रही हैं, वॉशरूम वगैरह अच्छे हैं, कैंटीन्स वगैरह अच्छी हैं, एंड वो सारी फैसिलिटीज़ उसको मिल रही हैं, उसको टाइम पे ब्रेक मिल रही है, टी ब्रेक मिल रही है, लंच ब्रेक मिल रही है, तो इस तरह से उसको वो स्नैक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से ड्यूरिंग द लंच और ड्यूरिंग द टी टाइम और समथिंग इस तरह से। कोई भी डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड की जा सकती है। उनका लीडर कैसा है, कैसे वो उनसे बिहेव करता है, क्या वो उनसे बॉस की तरह बात करता है या वो उन्हें लीडर की तरह आगे लेके चलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है, राइट। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमी कैसी चल रही है, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, सोशियो कल्चर फैक्टर्स भी हैं, लीगल एनवायरनमेंट में अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आसपास आपके क्या चीज़ें हैं, कैसी सोसाइटी है, कैसे लोगों के साथ आप लोग रहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके इंडिविजुअल बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। तो पर्सनल फैक्टर्स में आ गए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, वही स्किन, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप, विजन, वेट, जैसे हमने बात करी, कोई टॉल है, कोई स्लिम है, कोई शॉर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली
उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, अगर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है या समथिंग लाइक दैट। देन पर्सनालिटी का मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इट मीन्स उसके अंदर पेशेंस है या नहीं, या वो ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, या ओपन माइंडेड है या नहीं। तो उस तरह से ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनालिटी, अगर ओपन माइंडेड पर्सन हैं तो देर बेटर बार्गेनिंग आर्ग्यूमेंट्स दैन नैरो माइंडेड पीपल, राइट। तो इस तरह से, तो दैट मीन्स पर्सनालिटी में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आते। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इस टॉपिक में कंप्लीट हो गए। पर्सनालिटी मीन्स कि वो किस तरह से, उसका नेचर कैसा है, राइट, दैट काउंट्स योर पर्सनालिटी। तब एटीट्यूड बेस द पर्सन, हाउ अ पर्सन फील्स रिगार्डिंग सम पर्सन, सम प्लेस, सम थिंग, सम सिचुएशन और एन आइडिया। तो अगर वो पर्सन कहे कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब एंड आई एम एक्सप्रेसिंग माई एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, तो एटीट्यूड एक्सप्रेसेस कि पॉजिटिव फीलिंग है उसकी या नेगेटिव फीलिंग है। वैल्यूज़ हम अभी पढ़ के हटे हैं। वैल्यूज़ जो हैं राइट और रॉन्ग बताने में हेल्प करती हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर जो है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो आपकी इंडिविजुअल बिहेवियर को, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक होता है। इंटेलिजेंस इज अ हिडन क्वांटिटी, ऑब्वियसली इट इज़ अ हिडन क्वालिटी, सॉरी। then intelligent parents produce intelligent children, but it is not true. Intelligence increases with efforts, hard work, proper environment and मोटिवेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट हो तो बच्चे भी इंटेलिजेंट ही होंगे। इंटेलिजेंस जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। ऐसे अगर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं। ऐसे ही फिजिकल जो फैसिलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर हीट, प्रॉपर लाइट, नॉइस लेवल, वेंटिलेशन, नेचर ऑफ द जॉब, क्लीनिनेस कैसी है, ऑफिस फर्निशिंग कैसी है। देन लीडरशिप में उस आपको डायरेक्शन, एडवाइस, असिस्टेंस, हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है। प्रॉपरली जो लीडर है वो लीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा है, उसके डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, डिपार्टमेंट्स में लेवल्स कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें। देन उसका रिवॉर्ड सिस्टम कैसा है, किस तरह से, क्या वो किसी पर्सन को, पर्टिकुलर को, अगर कोई वो अच्छा काम कर रहा है या कोई पर्टिकुलर चीज़ को टाइमली फिनिश कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है या नहीं, राइट। देन आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है आपका, इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, बिहेवियर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल रही हैं आपको, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं, वेजेस टाइम पे मिल रहे हैं या नहीं, रेट्स क्या हैं, सैलरीज कैसी हैं, इनकम स्टेबल है या नहीं है, जॉब सिक्योरिटी, रिवॉर्ड्स हैं या नहीं। तो दीज आर ऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। सोशियो कल्चर मीन्स कि जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं आपके। तो इनके ऊपर भी आपका बिहेवियर डिपेंड करता है। देन आर द लीगल फैक्टर्स, तो लॉ रिलेट्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, लॉ एंड रूल्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिहेवियर। तो रूल्स कैसे हैं, लॉज कैसे हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर इज अ क्राइम, इट इज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। तो क्या अगर आप किसी को का मर्डर करते हो तो आपकी जो कंट्री है उसके अंदर उसके अगेंस्ट क्या रूल्स हैं, राइट। तो these are all the factors that affects the individual behavior. The next one is the group behavior. It is the small number of persons who work for common goals, develop a shared attitude, राइट। तो ग्रुप बिहेवियर कि अगर किसी कॉमन गोल के लिए एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्क कर रहे हैं तो वो अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस तरह से आगे मूव कर रहे हैं। सभी इंडिविजुअल्स का जो पर्सनैलिटी होगी, जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा, लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर टास्क को इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका जो बिहेवियर है वो इंडिविजुअल से अलग ऑब्वियसली होगा, राइट। तो अगर आप इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीन अलग अलग लोगों को लगाओगे तो वो अलग अलग तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो ग्रुप में वर्क कर रहे हैं तो कौन किसकी कितनी सुन रहा है, कैसे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, कैसे वो मोर क्रिएटिव बन के उस प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन ढूंढने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, क्या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे वो फोकस कर रहे हैं या ग्रुप परफॉर्मेंस पे उस गोल को अचीव करने के लिए वो फोकस कर रहे हैं। दिस इज ऑल द
ग्रुप बिहेवियर, राइट। तो ग्रुप इज वन ऑफ टू और मोर पर्सन्स का ग्रुप होता है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इस तरीके से दैट ईच पर्सन इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर्स पर्सनैलिटी, राइट। तो एक एक पर्सन वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और हर एक पर्सन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देन ही प्रिस्क्राइब्स थ्री कंडीशंस व्हिच शुड सेटिस्फाई अ ग्रुप. People must interact with each other, they should perceive themselves to be a group, and they must be psychologically aware of one another. तो अगर ग्रुप में वर्क करना है तो उनकी तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है कि जो पर्सन्स हैं वो ग्रुप के अंदर आपस में इंटरेक्ट करें, एक दूसरे उनको पता हो, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि वो ग्रुप में हैं, दे नाउ दे आर नॉट इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल उस टास्क को परफॉर्म कर नहीं कर रहे हैं, दे शुड नॉट ऑथराइज इट, वो अपने अपनी जो ऑथराइजेशन है उस पर शो ना करें कि भी मैं हूँ और कोई नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ग्रुप में वर्क कर रहे हैं तो वी शुड बिहेव लाइक अ ग्रुप, राइट। एक कंबाइन एक कॉम्बिनेशन की तरह हमें वर्क करना पड़ेगा उसके अंदर, चाहे वो स्मॉल ग्रुप नंबर ऑफ पर्सन्स का ग्रुप हो, चाहे वो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स का ग्रुप हो। तो डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स होते हैं, वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। सबसे पहले हैं फॉर्मल ग्रुप्स, दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दीज ग्रुप्स आर क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट टू परफॉर्म असाइंड ड्यूटीज, राइट। फॉर्मल ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए जाते हैं। टास्क ग्रुप क्या होता है? टेम्पररी ग्रुप होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए, जब तक वो टास्क परफॉर्म नहीं हो जाता वो ग्रुप बनाया जाता है, उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया जाता है या उसके बाद फिर सारे अपने अपने तरीके से काम करते हैं। देन इज द कमांड ग्रुप, ये भी एक फॉर्मल ग्रुप की ही टाइप है। इसमें ये एक परमानेंट होता है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट और उसके इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स, राइट, जो रेगुलरली आपस में बातचीत करते हैं, आइडियाज डिस्कस करते हैं और कमांड्स के ऊपर वर्क करते हैं, राइट। तो जो भी उनको कमांड दी जाती है वो उस तरीके से वर्क करते हैं। देन आर द कमेटीज, today the committee has become an important part of the organizational structure, राइट। तो स्पेशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करने के लिए कोई बजट कमेटी, कोई प्लानिंग कमेटी, तो टेम्पररी कमेटीज किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर बना दी जाती हैं तो उसे बोलते हैं कमेटीज। ये तो हो गए फॉर्मल ग्रुप्स जो कहाँ पे बनाए जाते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, राइट। देन आ गए इनफॉर्मल ग्रुप्स। अब इनफॉर्मल ग्रुप्स में क्या है कि जो सोशल इंटरेक्शन के लिए हम लोग आपस में ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं सोशल रोल्स को परफॉर्म करने के लिए, वर्किंग पार्टनर्स आपस में ग्रुप बनाते हैं, फ्रेंड्स आपस में ग्रुप बनाते हैं, राइट। तो जैसे इसके एग्जांपल है फ्रेंडशिप ग्रुप्स, राइट। तो फ्रेंडशिप ग्रुप्स क्या है? क्लोज फ्रेंड्स हैं वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं, राइट। देन क्लिक्स आर द अनदर टाइप ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, जैसे कलीग्स जो हैं वो वर्किंग के लिए नहीं लेकिन अदरवाइज नंबर ऑफ वर्कर्स इन दीज ग्रुप्स जो है वो स्मॉल हो सकते हैं, ओनली 5 to 6 मेंबर्स। कलीग्स में भी कुछ 5-6 लोग जो हैं उन जिनकी आपस में ज़्यादा बनती है, राइट। तो वो आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ एक दूसरे के साथ कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या वैसे ही हंसी मजाक के लिए कोई ग्रुप बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लिक्स, राइट। तो अब रीजंस क्या है क्यों ग्रुप फॉर्मेशंस की जाती हैं? The need for the relationship with other people is one of the strongest reasons, कि रिलेशनशिप की नीड है, एक पर्सन कभी भी अकेला नहीं रह सकता है, राइट। तो वर्कर्स जो हैं दे गेट वेल आइडेंटिफाइड थ्रू ग्रुप्स, तो आपस में उनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए वो ग्रुप्स बनाते हैं, राइट। सोर्स ऑफ स्पीडी कम्युनिकेशन, कि फटाफट से जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबके पास पहुंच जाती है। देन सिक्योरिटी, बाय ज्वाइनिंग ए ग्रुप अ पर्सन कैन रिड्यूस हिज इनसिक्योरिटी, अगर वो पर्सन इनसिक्योर फील कर रहा है, सिक्योरिटी चाहिए तो ग्रुप फॉर्मेशन से तो उसको लगता है कि हाँ मेरे साथ बहुत सारी सपोर्ट है। देन इट इज़ अ सोर्स ऑफ enhanced सेल्फ esteem, इमोशनल नीड ऑफ फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, तो ये सारी चीज़ें रीजंस हैं ग्रुप्स की, राइट। देन आफ्टर आर द प्रोफेशनल एथिक्स। अब पर्सनल एथिक्स हम लोगों ने देख लिए, राइट, कि पर्सनल एथिक्स क्या होते हैं, एथिकल बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है कि प्रोफेशनली व्हेन वी आर वर्किंग, तो उस टाइम पे हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर एथिकली उस चीज़ को रन करने के लिए, सारे पर्सन्स के साथ क्या हम वी और अस के साथ वर्क कर रहे हैं या आई के साथ वर्क कर रहे हैं, कि मैंने ये किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, या हमने ये किया।
किस तरह से आप उस चीज़ को लेके चल रहे हो। तो बिजनेस प्रैक्टिसेस में जो एथिक्स को हम लोग फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, राइट। जो प्रोफेशनल्स जिन्हें हर प्रोफेशन के अंदर फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर भी यही चीज़ें हैं। डू द रिटर्न वैल्यू टू योर कस्टमर थ्रू डिलीवरिंग क्वालिटी, राइट। क्वालिटी डिलीवर करो, बी ऑनेस्ट इन योर वर्क। अ प्रोफेशनल ऑलवेज यूज वर्ड्स लाइक वी, अस, आर्स। हमने किया, हम कर देंगे, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कभी नहीं बोलेगा मैंने किया, मैं कर दूंगा, नो, राइट। इफ एन एम्प्लॉयर wants respect from the employees, he should treat all the employees as professionals, right? Promote your profession, use your information technology means things to do जो उनको बोली जाती हैं। प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको कस्टमर को पूरी वैल्यू देनी चाहिए, उसको क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। लोकली और ग्लोबली आपने कम्युनिटी के साथ वर्क करना है, ऑनेस्ट रहना है, वी और अस टाइप वर्ड्स को यूज करना है, सबको रिस्पेक्ट करना है, अपने प्रोफेशन को प्रमोट करना है। जितनी भी अच्छी चीज़ें आपके कस्टमर के लिए और आपके प्रोफेशन के लिए हैं वो आपको करनी है और सबको रिस्पेक्ट देनी है। कभी भी क्लाइंट को झूठ नहीं बोलना है, नॉट टू डू द थिंग्स, राइट। मी, माइन, मी, आई, यू, योर, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं करना है अपनी कैपेबिलिटीज को, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ऐसे ही दे दिया ये काम, ऐसा नहीं सोचना है। कस्टमर्स को चीट नहीं करना है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना है। डू नॉट डिस्ट्रॉय द पिक्चर ऑफ कॉम्पिटिशन्स, हेल्दी कॉम्पिटिशन लड़ना है। अब प्रोफेशनल एथिक्स की क्या ज़रूरत है? इंडिविजुअल के साथ डील करने के लिए, बिजनेस फॉर्म्स के लिए, एथिकली उस प्रॉब्लम को बिजनेस एनवायरनमेंट में सॉल्व करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को, शेयर होल्डर्स को, मीडिया, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, डीलर्स, इन सब के साथ डील करने के लिए बिजनेस एथिक्स जो हैं वो आने बहुत ज़रूरी हैं। रिलेटेड टू द मैनेजमेंट प्रैक्टिस सच एज ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो इन सब चीज़ों के साथ रिलेटेड होते हैं। Then by professional ethics, organizations set standards for shaping the difference between good or bad, right or wrong, fair and unfair. कि आपने किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, गुड करना है या बैड, राइट करना है या रॉन्ग, फेयर करना है या अनफेयर। तो अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करोगे तो यू विल बिकम गुड, राइट एंड फेयर, राइट। सो एथिकल कंपनी में अगर कंपटीशन करना है तो वो कंपटीशन जो है एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कोई जेलसी वाला कंपटीशन जो है वो नहीं करना है, राइट। तो प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में हेल्प करते हैं। अब कैसे डेवलप कर सकते हैं प्रोफेशनल एथिक्स को? एजुकेशन प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करके, कोड ऑफ एथिक्स को एस्टैब्लिश करके कि जो इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर्स को कंट्रोल करके, उनके एथिक्स, मॉरल और सोशल वैल्यूज को इम्प्रूव करके, देन रिवॉर्ड ऑफ पनिशमेंट। तो अगर they can provide reward for good professional conduct, so every employee will encourage to follow the business ethics, honesty, respect, right? तो conclusion में क्या है? Thus ethics are important not only in business but in all the other parts of life, because it is very important base on which a civilized society is built. So a business or a society without ethics is only gone towards self destruction. So good ethics is a गुड बिजनेस। तो एक पर्सन के लिए अगर वो बिजनेसमैन बनना चाहता है लाइफ में, तो उसके लिए गुड एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। This was all for today. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them later on. Till then, take care and bye.